बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हमारा रसायन विज्ञान का चौथा यूनिट रासायनिक बलगति या केमिकल काइनेटिक्स रनिंग में है। आज हम इसी श्रृंखला में एक नए टॉपिक अभिक्रिया की आणविकता, जिसे हम अणु संख्यता भी कहते हैं, या मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना आवश्यक है। कुछ बच्चे इस चक्कर में वीडियो नहीं देखते कि ये तो ज़्यादा MB की है, तो आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपको केवल YouTube पर उसको देखना है। उसमें आपकी MB उतनी खर्च नहीं होंगी, इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं अभिक्रिया की आणविकता। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि इसका नाम है आणविकता या अणु संख्यता, ये किसी भी अभिक्रिया में अभिकारी अणुओं के भाग लेने की संख्या को प्रदर्शित करती है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया में जितने अणु परस्पर टक्कर करते हैं या एक दूसरे से टकराते हैं, अणुओं की वो संख्या आणविकता कहलाती है। मान लीजिए किसी अभिक्रिया में A और B के बीच अभिक्रिया हो रही है और A और B के केवल दो अणु टकराए एक दूसरे के साथ, तो इसकी आणविकता 2 हो गई। एक अणु A का टकराया, एक B का, तो इसकी आणविकता 2 होगी। आणविकता मुख्यतया 1 या 2 ही होती है और अधिकतम इसकी संख्या 3 हो सकती है, किंतु 3 टकराने की संभावना कम होती है और 3 से अधिक अणुओं का एक साथ टक्कर करना संभव नहीं हो पाता। बहुत ही रेयर केसेस में 3 से अधिक अणुओं की टक्कर आपस में होती है, अर्थात अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक होती है। तो यदि हम इसको परिभाषित करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। या और इसे डिटेल में हम पढ़ना चाहें तो अभिक्रियाएं 2 तरह की होती हैं। एक वो अभिक्रियाएं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, एक ही स्टेप में, उन अभिक्रियाओं को हम प्राथमिक अभिक्रियाएं या सरल अभिक्रियाएं कहते हैं। वो अभिक्रिया कहलाती हैं सरल अभिक्रियाएं या सिंपल रिएक्शंस। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो 2 या 2 से अधिक स्टेप में पूरी होंगी। उन अभिक्रियाओं को हम क्या कह देंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या जटिल अभिक्रियाएं। इनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या जटिल अभिक्रियाएं कहेंगे। तो सरल अभिक्रियाओं में तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है आणविकता को ज्ञात करने में। किसी भी अभिक्रिया में जितने अणुओं की संख्या हमें संतुलित समीकरण में दिखाई देती है, वही उसकी आणविकता कहलाती है। जैसे अगर मैं एक अभिक्रिया लूँ, मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया और क्लोरीन से करा रहे हैं और बन रहा है COCl2, कार्बोनिल COCl2, ये बना कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसमें एक अणु इसका 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो इसकी आणविकता हो गई 2 आणविकता हो गई इसकी। ऐसे मान लीजिए और एक उदाहरण देखें। हाइड्रोजन की क्रिया हमने आयोडीन के साथ करा दी और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप HI हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण हुआ। इसमें भी एक हाइड्रोजन का अणु, एक आयोडीन का अणु, तो आणविकता 2 हो गई। और आगे चलें। मान लीजिए हमने करा दी, किसकी करा दें? NO की क्रिया करा दें हम O2 से। मान लीजिए मैं ये 2 ना लिखूं अभी, तो NO + O2 और इसकी अभिक्रिया से बनता है NO2। इस अभिक्रिया को पहले संतुलित करें, इसलिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। अब संतुलित अभिक्रिया में
अभिकारी अणु कौन से होते हैं? एरो के लेफ्ट साइड के। तो लेफ्ट साइड में कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 तो NO के ले रहे हैं, 1 O2 का, 3 भाग ले रहे हैं, तो इसकी आणविकता हो गई 3। मुझे आशा है आणविकता आप सरल अभिक्रियाओं की समझ गए हो। अब जरा इससे थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ाएं। मान लीजिए हमारे पास कोई जटिल अभिक्रिया है। जटिल अभिक्रिया ले लें हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऑक्सीकरण की। मान लीजिए HBr की क्रिया हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं और इस अभिक्रिया में जल और ब्रोमीन बन रहे हैं। ये कोई अभिक्रिया हमारे पास है। अब इसे यदि हम संतुलित करें तो यहाँ 4HBr लेते हैं प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2 दूनी 4 2H2O हो जाएगा, और Br भी 4 हैं तो 2Br2 हो जाएगा। ये इसकी संतुलित अभिक्रिया है। यदि हम इस अभिक्रिया को ऊपर वाली अभिक्रिया की तरह आणविकता निकालें तो इसमें 4 अणु तो इसके हैं HBr के और 1 अणु है ऑक्सीजन का। तो भैया आणविकता कितनी आ गई इसकी? 5। और मैंने आपको बताया कि आणविकता 3 से अधिक संभव नहीं होती। तो 5 आणविकता आ रही, इसका मतलब कोई इसमें झोल है। झोल क्या है? झोल ये है कि ये अभिक्रिया जो हमें दिखाई दे रही है ये एक स्टेप में नहीं होती, ये एक जटिल अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया कैसी है? जटिल अभिक्रिया है। मैंने बताया जटिल अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में होती हैं वो जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब आणविकता तो एक स्टेप की या एक समीकरण की संतुलित अभिक्रिया लिख के उसके अभिकारी अणुओं की संख्या से ज्ञात करते हैं। जब अभिक्रिया कई स्टेप में होगी तो उसमें हम आणविकता कैसे ज्ञात करेंगे? तो जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे स्लो स्टेप है, सबसे स्लो स्टेप को स्टडी करते हैं, सबसे मंद पद को, और उस स्लो स्टेप में जितने अभिकारी अणु भाग लेते हैं वो उसकी आणविकता कहलाती है। किसी भी अभिक्रिया के स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप को मैंने क्या कहा था? RDS। पिछली वीडियो में बताया था, पिछले लेक्चर में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या वेग निर्धारण पद। वेग निर्धारण पद। तो अगर हमारी अभिक्रिया जटिल है तो हमें देखना पड़ेगा कि वेग निर्धारक पद कौन सा है। अब वेग निर्धारक पद का निर्धारण कैसे करेंगे ये भी मैंने बताया था। जो सबसे मंद अभिक्रिया जिस पद में हो वो वेग निर्धारण पद कहलाता है। तो इस वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या वो आणविकता कहलाएगी। तो जटिल अभिक्रियाओं में हम सारी अभिक्रिया को या सारे पदों को स्टडी ना करके केवल RDS वाले पद को या सबसे स्लोएस्ट स्टेप वाले पद को अध्ययन करते हैं, और उसमें जितनी अणुओं की संख्या होती है, अभिकारी अणुओं की संख्या, वो उसकी आणविकता कहलाती है। पता इसका कैसे करते हैं? जब संतुलित अभिक्रिया लिखते हैं तो उसमें आणविकता 3 से ज़्यादा आती है तो हम समझ जाते हैं कि यह अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया है, जो एक स्टेप में पूर्ण नहीं हुई है। अब हम अगर इस अभिक्रिया के बारे में गहन अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे, क्योंकि इसका 5 आणविकता होना तो संभव नहीं है। आणविकता का मान सामान्यतः 3 होता है अधिकतम, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया मल्टी स्टेप में हुई होगी। होता क्या है, प्रयोगों के द्वारा वास्तव में ये पाया भी गया कि यह अभिक्रिया 3 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में तो HBr और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना देंगे? HOOBr। दूसरे स्टेप में ये HOOBr फिर से HBr से क्रिया करेगा और ये बना देता है HOBr। बैलेंस कर लेंगे, 2HOBr बन जाएगा। फिर ये HOBr फिर से क्रिया करेगा
HBr के साथ, और अब बन जाएगा H2O प्लस Br2। इस अभिक्रिया की बात हो रही है, ये तीसरा स्टेप है। यहाँ 2 थे तो इस अभिक्रिया को अगर आप 2 से गुणा कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगी, 2 HOBr यूज हो जाएंगे। अब इस अभिक्रिया में हम ये देखते हैं कि सबसे जो स्लो स्टेप है वो कौन सा है। तो भैया पहला वाला स्टेप जो है वो सबसे स्लो है, दूसरा वाला जो स्टेप है वो फास्ट है, तीव्र पद है, दूसरा वाला भी तीव्र है और तीसरा वाला भी, ये दोनों तीव्र पद हैं, केवल पहला वाला स्लो स्टेप है। इसका मतलब इस अभिक्रिया के लिए हमें केवल पहले वाले पद की आणविकता ज्ञात करनी है, और पहले वाले पद की आणविकता कितनी है, एक अणु HBr का, एक O2 का, तो इसकी आणविकता आ जाती है 2। तो अभिक्रिया को देखने में आपको ऐसा लगेगा कि आणविकता 5 है, लेकिन आणविकता है कितनी, 2। ये सब जैसे जैसे आप अध्ययन करके इसमें घुसते जाएंगे समझ में आने लगता है। ये तो थी हमारी आणविकता। अब सामान्यतया जो अभिक्रियाएं हैं उनमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या मैंने बताया 3 हो सकती है। तो इसी आधार पर, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर सामान्यतया अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली अभिक्रिया कहलाती है एकाणुक अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया या यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया या यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सी अभिक्रियाएं एकाणुक कहलाएंगी, जैसा इसका नाम है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का एक ही अणु भाग लेता है वो एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे H2O2 का अपघटन है, H2O2 का अपघटन काय में अपघटित होता है, ये H2O में और O में। O को आप चाहें तो हाफ O2 भी लिख सकते हैं। एक अणु भाग ले रहा तो इसकी आणविकता 1 होगी। ऐसे ही PCl5 है, PCl5 का वियोजन होता है PCl3 और Cl2 में, इसमें भी एक ही अणु भाग ले रहा है तो ये भी एक आणुक है। ऐसे ही ओजोन जो वियोजित होती है ऑक्सीजन में और नवजात ऑक्सीजन में, या हाफ O2 कर लो इसे, ये भी एक आणुक अभिक्रियाएं हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारी पदार्थ का केवल एक ही अणु अभिक्रिया में भाग लेता है वो एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। और अगर इसके 2 अणु भाग लेने लगें तो उसे हम क्या कह देंगे, द्विअणुक अभिक्रियाएं, द्विअणुक अभिक्रियाएं या बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारी पदार्थों के या अभिकारकों के 2 अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो द्विअणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण, अधिकतर ये पेपर में पूछा भी जाता है कि इसकी आणविकता क्या है, एस्टर का जल अपघटन है। एस्टर मतलब एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट का सूत्र क्या है, CH3COO C2H5। इसका जल अपघटन करा दीजिए, जल से क्रिया करा दी तो क्या बन जाता है, ये CH3COO और जल टूटेगा H में और OH में, तो H इसके साथ जुड़ जाएगा, OH इसके साथ जुड़ जाएगा और बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। ये एथिल एसीटेट है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन करने पर एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। इसमें एक अणु एथिल एसीटेट का भाग लेता है, एक अणु जल का, तो इसकी आणविकता हो जाती है 2। तो ये 2 हो गई। ऐसे ही H2 और I2 की अभिक्रिया करके HI का निर्माण संतुलित कर दो, 2HI हो गया। तो इसमें भी 2 अणु भाग ले रहे हैं तो आणविकता 2। इसकी उल्टी अभिक्रिया अगर हम करें 2HI इज इक्वल, इसका वियोजन H2 प्लस I2, यहाँ भी 2 अणु भाग ले रहे हैं तो इसकी भी आणविकता 2 है। अब यदि किसी अभिक्रिया में 3 अणु भाग ले रहे हों तो उसे हम कहेंगे त्रिअणुक अभिक्रिया या ट्राइमोलिक्यूलर।
त्रिआणुक अभिक्रिया या ट्राइमोलिक्यूलर अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए अभी मैंने ऊपर बताया था एक उदाहरण CO प्लस O2 का। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराया और इससे बन जाता है हमारा CO2। अभिक्रिया को संतुलित कर देंगे, 2 ले लिए इसके तो 2CO2 हो गया। अब इसमें देखो संतुलित, मैंने बताया आणविकता हमेशा संतुलित अभिक्रिया में देखी जाती है। तो संतुलित अभिक्रिया करने के बाद 2 अणु CO के, कार्बन मोनोऑक्साइड के, और 1 अणु ऑक्सीजन का भाग ले रहा है, तो 2 और 1 इसकी आणविकता 3 हो जाएगी। तो ये त्रिअणुक अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही 2NO ले लें और O2 ले लें और 2NO2 बना दें। नाइट्रस ऑक्साइड का ऑक्सीकरण से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना, इसकी आणविकता भी 3 हो गई। तो इस तरह ये आणविकताओं के प्रकार हैं। अब इसमें 2 चीज आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। पहली कि अभिक्रिया की आणविकता का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी मैंने सबसे शुरू में आपको समझाया था, आणविकता किसे कहते हैं? अणुओं के परस्पर टकराने की क्रिया को या टकराने वाले अणुओं की संख्या को। अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब अभिकारी अणु एक दूसरे से टक्कर करेंगे। अब आणविकता 0 का मतलब कि टकराने वाले अणुओं की संख्या 0 होना। 0 होना मतलब अणुओं का ना टकराना। तो यदि अणु आपस में नहीं टकराएंगे तो फिर तो अभिक्रिया संभव ही नहीं है, फिर आणविकता ही कैसे संभव है? तो इसलिए कभी भी अभिक्रिया की आणविकता का मान 0 नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं होगा कि किसी अभिकारी अणु का 1/4 या 1/2 टकरा गया। अणु तो पूरे का पूरा ही टकराएगा। अणु इतना पहलवान नहीं है, इतना तगड़ा नहीं है कि उसका फ्रैक्शन पार्ट उससे टक्कर करे। तो इसलिए इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं होता, यह हमेशा पूर्णांक में होती है। दूसरी चीज, जो जटिल अभिक्रियाएं हैं, हालांकि हम अध्ययन करते हैं आणविकताओं का, लेकिन जटिल अभिक्रियाओं में आणविकता के अध्ययन का कोई अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जटिल अभिक्रियाएं मल्टी स्टेप रिएक्शंस हैं, बहुत कई स्टेप में होने वाली अभिक्रियाएं हैं। उनके लिए पहले तो तीव्र पद और मंद पद का अध्ययन करें, उसे छांटें, फिर मंद पद में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो इसलिए इससे हम बचते हैं। तो जटिल अभिक्रियाओं की संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की अणुओं की संख्या आणविकता को प्रदर्शित नहीं करती। जैसे मैंने यहाँ बताया था, यहाँ आणविकता 5 आनी थी, लेकिन ये आणविकता को प्रदर्शित नहीं करती। ये था हमारा आणविकता। अब इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि, इसका मैंने एक पुट आपको जब रेट लॉ पढ़ रहे थे वहां समझाया था और मैंने बताया था कि अगला टॉपिक है, वहां इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर, कोटि को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है? अभी हमने आणविकता पढ़ा। आणविकता में हमने देखा था कि किसी भी अभिक्रिया की आणविकता, उसमें संतुलित अभिक्रिया को देखकर हम ज्ञात कर सकते हैं कि जितने अभिकारी अणुओं की संख्या है वही उसकी आणविकता है। लेकिन कोटि हम संतुलित अभिक्रिया को देखकर पता नहीं कर सकते, क्योंकि कोटि जो है, एक तो ये प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल डाटा पर बेस होती है, प्रायोगिक मान को दर्शाती है। कैसे? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले केवल उन अभिकारी अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात जो अभिक्रिया में अपनी सांद्रता को बदल देते हैं, उन अणुओं की संख्या को हम कोटि कहते हैं। आणविकता तो हमने कहा था कि किसी भी अभिक्रिया में जितने अभिकारी अणु भाग ले रहे हैं वो आणविकता है। लेकिन भाग लेने वाले नहीं, केवल ऐसे अणु जिनकी अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में परिवर्तन होता है, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। और इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं
कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम उसका वेग समीकरण लिखें, रेट लॉ, आपको याद आएगा रेट लॉ हमने कैसे लिखा था किसी भी अभिक्रिया का, आर इज इक्वल्स टू या अभिक्रिया का वेग या डी एक्स अपॉन डी टी या डी सी अपॉन डी टी ऐसे करके लिखा था। रेट इज इक्वल्स टू अभिकारक ए की सांद्रता की घात और अभिकारक बी की सांद्रता की घात, या ऐसे समझें आप। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, रेट लॉ में मैंने समझाया था आपको, अगर इसके अणु n हैं और इसके अणु m हैं तो रेट लॉ क्या बना था, r इज इक्वल्स टू ए की पावर x और b की पावर y। हमने घात के रूप में इनको नहीं लिया था, अणुओं की संख्या को, इनको किसने लिया था, गुलबर्ग और बागे ने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। जब गुलबर्ग और बागे ने जो गलती की थी वो यही थी, उन्होंने अणुओं की संख्या को ही सांद्रता की घात के रूप में ले लिया था। अर्थात उन गुलबर्ग और बागे के अनुसार अगर हम अध्ययन करें तो आणविकता और कोटि सेम आएगी। भाई ये तो आणविकता है, अणुओं की जितनी संख्या n+m, यही हम यहाँ लगा रहे हैं और इसकी घात के योग को ही हम कोटि कहते हैं। तो आणविकता भी n+m आएगी और कोटि भी, x का मान n के बराबर और y का मान m के बराबर, ये भी इतनी आएगी। तो फिर आणविकता और कोटि में क्या अंतर रह गया, तो इसी को दूर किया था रेट लॉ में। तो हमने वहां पढ़ा था कि किसी भी अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थों की सांद्रताओं की उन घातों के समानुपाती होती हैं जो घात हम प्रायोगिक रूप से निर्धारित करते हैं, प्रयोगों के आधार पर निकालते हैं, संतुलित अभिक्रिया के अणुओं की संख्या से ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस अभिक्रिया में जो ये x और y हैं इनका योग ये कोटि कहलाता है, इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं कोटि को। तो इसके आधार पर हम क्या परिभाषित कर सकते हैं, क्या परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वेग समीकरण में या रेट लॉ में या वेग दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं पर लगाए गए घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, और अगर एक ही लाइन में आप बात करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अणुओं की वो संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अणुओं की वो संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कोटि के लिए विशेष चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि एक तो इसका मान केवल एक्सपेरिमेंट से या प्रयोगों द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है, किसी भी संतुलित अभिक्रिया को देखकर उसकी कोटि का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। दूसरी चीज, कोटि का मान, जैसे मैंने अभी आणविकता में बताया था कि आणविकता का मान शून्य या ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकता, लेकिन कोटि का मान पूर्णांक, भिन्नात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। कोटि शून्य भी हो सकती है। शून्य कोटि का मतलब ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया नहीं हो गई। आणविकता शून्य का मतलब तो यह है कि अभिक्रिया नहीं हो रही, लेकिन कोटि शून्य का मतलब ये नहीं है कि अभिक्रिया नहीं हो रही। कोटि शून्य का मतलब है कि अभिक्रिया का वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती है। अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा। ठीक है ना, उनकी सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये शून्य कोटि का मतलब है। तो किसी भी, अगर हम कोई सामान्य अभिक्रिया लें, मान लीजिए जैसे मैंने ये ली है, यही समझ लें Na और Mb ली है और इससे कोई प्रोडक्ट बना। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया A की निर्भरता देखेंगे कि अभिक्रिया के वेग पे A की सांद्रता बदलने से क्या प्रभाव हो रहा है। और उस, जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, लाल गोली और पीली गोली का उदाहरण देके मैंने आपको समझाया था। हमें x और y के मान तो निकालने हैं, तो x और y के मान अगर
हमें पता चल गए तो हम कोटि बता देंगे। तो x और y निकालने की विधि मैंने लास्ट जो वीडियो थी, लेक्चर था, उसमें बताया था। तो ए और बी की आपेक्षिक सांद्रताएं जो होती हैं, ए और बी की आपेक्षिक सांद्रताएं हैं, वो क्या प्रदर्शित कर रही हैं? x और y को, और इन्हीं का योग कोटि कहलाता है। और ये रिप्रेजेंटेशन या ये प्रदर्शन, ये रेट लॉ या अभिक्रिया दर नियम कहलाता है। ठीक है। अब इस x प्लस वाई को जोड़ने पर ये क्या आ सकता है? शून्य भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, और तीन भी आ सकता है। इसी के आधार पर हम अभिक्रिया का नाम शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या तृतीय कोटि की अभिक्रिया रख देते हैं। अभिक्रिया की जो कोटि है वो सरल और जटिल दोनों अभिक्रियाओं पर लागू होती है। सरल पर भी और जटिल पर भी, दोनों पर लागू होगी। जैसा मैंने आणविकता में बताया था कि जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन कोटि में होता है, क्योंकि कोटि तो किसी एक स्टेप पर, और वो भी उसके प्रायोगिक मान पर निर्भर करती है। तो इसमें हम सरल और जटिल दोनों अभिक्रियाओं पर इसे लागू कर देते हैं। जटिल अभिक्रियाओं के लिए अगर हमें कोटि निकालनी है तो उसमें क्या लेंगे? सबसे स्लोएस्ट स्टेप, सबसे मंद पद को। जटिल अभिक्रियाओं के लिए सबसे जो मंद पद होगा, स्लो स्टेप होगा, उस स्लो स्टेप में वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अभिक्रिया का वेग निर्धारित करने का स्टेप वही होगा। अभिक्रिया वेग में मैंने बताया था ये चीज। तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसकी आणविकता, ये भी एक मेन चीज मैं आपको बताऊं, स्लोएस्ट स्टेप पर आणविकता और कोटि, ये दोनों, इनके दोनों के मान समान हो जाते हैं। तो जितनी भी हमारी जटिल अभिक्रियाएं हैं उनके लिए कोटि और आणविकता समान होती है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल जैसे, हालांकि कोटि के एग्जाम्पल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सब तो प्रयोगों पर आधारित होती है, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए NH4NO2 है, अमोनियम नाइट्राइड, इसका अपघटन नाइट्रोजन और जल में हो रहा है। तो इस अभिक्रिया की आणविकता क्या है? एक, तुरंत देख के बता सकते हैं हम, एक है। और इसकी कोटि क्या है? उसके लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा कि अभिक्रिया की दर NH4NO2 की सांद्रता की कितनी घात के समानुपाती है। तो प्रयोग द्वारा पता चलता है कि इसकी घात एक आती है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? एक हो गई। ऐसे ही अगर हम लें CH3COOC2H5, एथिल एसीटेट का हमने लिया उदाहरण, और इसकी क्रिया करा दी NaOH से, तो क्या बन जाएगा? CH3COONA, देखो यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, Na प्लस वाला OH माइनस वाला, इसका ये माइनस वाला भाग है, ये प्लस वाला माइनस के साथ जोड़ो, और इसका माइनस वाला इस प्लस के साथ, तो क्या बन गया? CH3COONA प्लस C2H5OH। अब इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? 2 है। आणविकता इसकी 2 है। और कोटि अगर हमें निकालनी है तो प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने पर पता चला कि इसकी अभिक्रिया की दर CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट की सांद्रता के 1 घात के और NaOH की सांद्रता के भी 1 घात के समानुपाती आई। तो N या कोटि कितनी हो गई? 1 + 1 = 2। तो इसमें आणविकता भी 2 हुई और कोटि भी 2 हो गई। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हुआ हमारा आणविकता और कोटि के बारे में। अब जो एग्जाम में आता है, अच्छा एक चीज और मैं समझा दूं, हाँ छोटी सी चीज और है वो, एक होती हैं आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं। आभासी
एकाणुक अभिक्रियाएं, इसे हम क्या कहते हैं? स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस। स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस में ये किसे कहेंगे? अब जैसा इसके नाम में लग रहा, आभासी मतलब नकली, जो वास्तव में नहीं है, नकली रूप से है। आभासी एकाणुक, यूनिमोलिकुलर एकाणुक, अर्थात यो अभिक्रिया एकाणुक तो होगी नहीं, आभासी लग रहा। लेकिन इसकी जो ऑर्डर है या कोटि है वो एक होगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होती है लेकिन आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है, आणविकता एक नहीं होती, वो अभिक्रियाएं आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण मेथिल एसीटेट का जल अपघटन। मेथिल एसीटेट का सूत्र यो एथिल एसीटेट का था ऊपर वाला, जिसमें हमने CH3COO2H5 लगाया था। अब हमें चाहिए मेथिल एसीटेट, तो CH3COOCH3 वो भी ले सकते थे हम। इसका जल अपघटन, इसकी क्रिया हमने जल से कराई, ये अभिक्रिया आपने पढ़ी भी थी अभी। क्या बनेगा? फिर वही, ये माइनस वाला भाग, ये प्लस वाला भाग, और जल में H प्लस वाला भाग और OH माइनस वाला भाग। तो H तो जुड़ जाएगा इसके साथ और क्या बन जाएगा? CH3COOH, और OH जुड़ेगा इसके साथ तो क्या बना? CH3OH। इस अभिक्रिया में जो आणविकता है वो तो 2 होगी। क्यों? एक अणु इसका है, एक अणु इसका है, तो आणविकता तो हो गई इसकी 2। तो आभासी एक आणुक तो है ही, क्योंकि आणविकता 1 से अधिक है। अच्छा, इसके लिए हम बीच में इसमें तनु H2SO4 या HCl तनु अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर निकालना चाहें तो R जो इसका आता है वो आता है, अच्छा भाई हमने यहाँ K छोड़ दिया, K इस तरह, R इज इक्वल्स टू K इंटू किसकी? CH3COOCH3, इसकी सांद्रता की घात 1 और जो जल है उसकी सांद्रता की घात 0, यानी जल की सांद्रता पर अभिक्रिया निर्भर नहीं करती। तो N कितना आ गया? 1 + 0 = 1। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि तो 1 हो, आणविकता 1 से ज़्यादा हो, वो क्या कहलाएगी? आभासी एकाणु। तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई? स्यूडो यूनिमोलिकुलर या आभासी एकाणु। ध्यान देंगे ऊपर जो मैंने अभिक्रियाएं लिखी हैं, ये इनमें K छूट गया है, K होता है कांस्टेंट, तो भैया K इसमें बढ़ा देंगे, ये वाला। तो ये एकाणुक अभिक्रियाएं हो गई, आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर में कई बार बोर्ड में पूछा गया है, क्या अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, कोटि और आणविकता में अंतर, ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेंगे। देखिए मैंने दोनों चीज आपको डिटेल में समझा दी, अब अंतर आराम से समझ में आ जाएगा। पहला अंतर तो क्या है कि जो कोटि है, कोटि अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी देती है, क्योंकि कोटि में हम स्लोएस्ट स्टेप ढूंढते हैं, प्रयोगों के आधार पर संपन्न होती है। जबकि आणविकता किसी एक पद के क्रियाविधि के बारे में जानकारी देती है, क्योंकि आणविकता एक स्टेप की होती है और कोटि पूरी अभिक्रिया की होती है। उस अभिक्रिया में से हमें स्लोएस्ट स्टेप ढूंढना पड़ता है। दूसरा उदाहरण है कि कोटि जो है वो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता, अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में, इनमें संबंध बताती है। जबकि आणविकता, जो आणविकता है वो अभिक्रिया के किसी विशेष पद में
भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है, उसका सांद्रता से, सांद्रता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा मुख्य अंतर, कोटि केवल प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाती है, जबकि जो आणविकता है वो एक सैद्धांतिक मान है, इसको हम अनुमान से बता सकते हैं। बैलेंस इक्वेशन देखेंगे और उसमें अणुओं की संख्या बता देंगे, वो आणविकता हो गई। तो ये एक प्रायोगिक मान है और ये एक सैद्धांतिक मान है। चौथा अंतर, कोटि का मान शून्य, प्लस, माइनस, भिन्न, कम या पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, लेकिन आणविकता का सदैव पूर्णांक में होगा इसका मान। शून्य, ऋणात्मक या भिन्नात्मक कभी नहीं हो सकता। कोटि सरल अभिक्रियाओं या प्राथमिक अभिक्रियाओं और जटिल अभिक्रियाओं दोनों पर लागू होती है, जबकि आणविकता केवल सरल अभिक्रियाओं पर लागू होती है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। ये इस पे अंतर है। 1-2 नंबर का सवाल आता है जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि आपको रेट लॉ दे दिया होगा अभिक्रिया का, और आपको उसमें कोटि और के का मान ज्ञात करना है, के का मात्रक, अभिक्रिया स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कोई रेट लॉ दे दिया, R इज इक्वल्स टू के ए की घात 1/2 और b की घात 3/2। इसमें आपसे पूछ लिया कि बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो कोटि तो आप बता ही दोगे। n इज इक्वल्स टू, इन घातों को जोड़ दो, 1/2 प्लस 3/2, 4/2 बोले तो 2, तो कोटि आ गई इसकी 2। अब k का मात्रक पूछ लिया, तो भैया अगर आप इस सूत्र के हिसाब से निकालोगे k का मात्रक, तो k का मात्रक जो है या यूनिट इसकी वो होगी r की यूनिट बटे a की यूनिट और गुणा b की यूनिट, ऐसे। लेकिन मैंने इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। क्या थी? कि मोल बटे लीटर की घात 1 - n और सेकंड की घात -1। n इसमें ऑर्डर है, तुरंत मान लगाओ। n की वैल्यू इसमें हमने रख दी 2, तो 1 - 2 का मतलब मोल पर लीटर की पावर आ गई 1 - 2 मतलब -1, और सेकंड इनवर्स ऐसे ही चलता रहेगा। तो चाहे तो इसे यहीं छोड़ दो, या और सॉल्व करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, मोल की पावर -1, लीटर की पावर +1 और सेकंड की पावर -1, यो इसकी यूनिट आ जाएगी। इस तरह से करेंगे। तो अक्सर ये सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। आप लोग आपकी किताब में ये दिए होंगे, कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, इन सवालों को जरूर करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हमें रेट लॉ दे दिया, किसी भी रूप में लिख के दे सकता है वो, dx/dt या dc/dt या r लिख दे, या कुछ भी लिख के दे सकता है, या वेग लिख दे, बराबर k इंटू a की पावर 3/2 और b की पावर है -1 के। इसके लिए n का मान बताना है और k की यूनिट बतानी है इस k की। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस -1 या 3/2 -1, 2 कम 2, 3 में से गया 1/2। क्या आ गई इसकी वैल्यू, 1/2। 1/2 किसे कहते हैं, आधे को, अर्थात यो अर्ध कोटि की अभिक्रिया है, यो हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। यो कैसी होगी अभिक्रिया, हाफ ऑर्डर। मात्रक अगर हमें निकालना है तो मोल अपॉन लीटर और इसकी घात लगा देंगे हाफ और सेकंड की घात इनवर्स। इसका मतलब मोल की घात 1/2, लीटर की घात
-1/2, क्योंकि लीटर जब ऊपर जाएगा या ये नीचे आएगी तो माइनस की हो गई, और सेकंड की घात -1, यो इसका हो गया। एक बार बोर्ड में प्रश्न आया था कि अभिक्रिया 3NO इज इक्वल्स टू N2O प्लस NO2 के लिए रेट लॉ R इज इक्वल्स टू उसने दिया था K NO2 की पावर 2। इसके लिए अभिक्रिया की कोटि और K का मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कोटि तो ये लिखी हुई है, N बराबर तो आ गई 2। मात्रा का आप कैसे निकालेंगे? मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस एन का मतलब 1 - 2 और सेकेंड इनवर्स। क्या हो गया? यो -1 आ गया, एक में से -2, यानी मोल की पावर -1, लीटर की पावर +1 और सेकेंड की पावर -1। ये इसकी यूनिट आ गई। इसे आप और कैसे लिख सकते हो? पावर हटानी हो तो जिसकी माइनस है उस पर तो लिखे ही लिखेंगे, प्लस वाले की हटा सकते हो। तो मोल इनवर्स या मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, यो भी दे सकते हो। समझ में आ गई बात? ऐसे ही मैं कुछ आपको अब होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इन्हें आप करके देखेंगे। मान लीजिए किसी अभिक्रिया के लिए R बराबर, पहला ये है होमवर्क। पहला क्वेश्चन है, रेट लॉ दिया है R इज इक्वल्स टू K इंटू CH3CHO, एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ले रहे हैं 3/2। इसके लिए हमें क्या क्या बताना है? N का मान बताना है और K की यूनिट ऑफ K ये बताना है। सबके लिए यही बताना जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ। दूसरी अभिक्रिया है एक जो आपको करके देखनी है, उसमें R इज इक्वल्स टू K इंटू क्या ले लें? एथिल क्लोराइड ले लो, C2H5Cl, ये है। कोई पावर नहीं दी, इसकी चीज बतानी है दोनों। तीसरी R इज इक्वल्स टू K, A के ऊपर कोई घात नहीं लगा रहा हूं आपके, और B के ऊपर मैंने लगा दिया हाफ, इसके लिए बतानी है। अच्छा एक और दो, R इज इक्वल्स टू K A की पावर हाफ और B की पावर 2, इनके लिए आपको बताना है। हिंट दे दूं, इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2। इसके लिए 1, कुछ नहीं होता तो हम वहाँ घात 1 मान लेते हैं। इसके लिए 1 और आधा 1.5 या 3/2, और इसके लिए आधा और 2 2.5, 5/2 या 2.5, ये इसकी ऑर्डर हो गया। यूनिट निकालने के लिए मोल पर लीटर की पावर चढ़ा देंगे N और सेकेंड इनवर्स। इस तरह आप इनको कर लेंगे। तो आज मैंने आपके आणविकता और कोटि अभिक्रिया की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ये 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए। अब हमारा इस चैप्टर में केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिटेल बचता है, और एक चीज बचेगी, कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। हो सकता है सिलेबस से निकल भी जाए, लेकिन फिर भी हम कंप्लीट करके चलेंगे। यहाँ नहीं तो आगे काम तो आएगा ही। ये 2 चीज़ बचती हैं और उसके बाद ये चैप्टर भी हम निपटा लेंगे। ध्यान से वीडियो को देखकर अपने नोट्स बनाइए और फिर उनको याद कीजिए। कोई समस्या आती है तो कमेंट में लिख भेजिए निसंकोच। धन्यवाद।